इजराइल बनने के बाद लगभग 30 साल तक इजराइल और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन ईयर 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन पूरी तरह बिगड़ गए। ईरान की करंट गवर्नमेंट इजराइल को देश ही नहीं मानती और इसको खत्म करने की बात करती है। इजराइल भी ईरान के एम्बेसी पर आए दिन अटैक करता रहता है। एक टाइम पर ये दोनों देश बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। और हमास, हिजबुल्लाह, ये क्या है, ये कैसे बने? और यूएस इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर क्यों अटैक करता है? इसका रीजन क्या है? आखिर क्यों ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं? इनकी हिस्ट्री क्या है? तो देखिए ये है इंडिया, और जब आप इंडिया के वेस्ट की तरफ चलोगे तो ये यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ये है इजराइल। तो देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है। इजराइल की शुरुआत अब्राहम से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अब्राहम के वंशज जो थे वो इजिप्ट में कई सौ सालों तक गुलाम रहे। गुलाम रहने के बाद वो कैनोन नाम की जगह पर आकर बसे, जो आज के इजराइल का आसपास का एरिया था। यह कनान और इसके बिल्कुल क्लोज ये है इजिप्शियन डोमेन। इन दोनों के बॉर्डर आपस में मिले हुए थे। इजराइल जो नाम है वो जेकब से आया है। जेकब अब्राहम के पोते थे। अराउंड 1000 बीसी में राजा डेविड ने ये जो रेड कलर का एरिया है इस पर रूल किया, और इनके बाद राजा सोलोमन राजा बने और उन्होंने प्राचीन जेरूसलम में फर्स्ट होली टेंपल बनवाया। फिर इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद 931 बीसी में यह एरिया दो पार्टों में डिवाइड हो गया। उस टाइम पर इजराइल में राजा बनने को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। राजा सोलोमन की डेथ के बाद उनका बेटा रेहोबोआम ये राजा बनता है, लेकिन सोलोमन का एक सेवक था येरोबम। ये क्या करता है, ये राजा सोलोमन के बेटे रेहोबोआम के खिलाफ इंसरेक्शन कर देता है, क्योंकि सोलोमन के बेटे ने राजा बनने के बाद एक तो पब्लिक के लिए टैक्स बढ़ा दिया और फोर्स लेबर ये कम नहीं किया। पब्लिक इससे बहुत परेशान हो गई। इसीलिए इजराइल की 12 ट्रिबीज में से 10 ट्रिबीज ने राजा सोलोमन के सेवक को राजा माना और 2 ट्रिबीज ने राजा के बेटे उसको राजा माना। किंगडम ऑफ सोलोमन में ये इतना था, और फिर ये यहाँ से नॉर्थ में किंगडम ऑफ इजराइल ये बना और ये साउथ में किंगडम ऑफ यहूदा ये बन गया। इस तरह किंगडम ऑफ सोलोमन 2 पार्ट में टूट गया। फिर अराउंड 722 बीसी में एसीरियन लोगों ने किंगडम ऑफ इजराइल पर अटैक करके इसे जीत लिया। फिर अराउंड 586 बीसी में न्यू बेबीलोनियन एम्पायर ने किंगडम ऑफ यहूदा को भी खत्म कर दिया और जेरूसलम पर कब्जा करके फर्स्ट टेंपल को तोड़ दिया। बाद में अराउंड 516 बीसी में यहाँ दूसरा मंदिर बनवाया गया। इसका नाम फिर सेकंड टेंपल पड़ गया और रोमन एम्पायर ने इस सेकंड टेंपल को भी फिर से तोड़वा दिया। यह इंसिडेंट ज्यूइश हिस्ट्री का सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट में से एक माना जाता है। आज जो वेस्टर्न वॉल बची है वो उसी टेंपल का आउटर वॉल का पार्ट है। आज वहाँ टेंपल माउंट एरिया है। इसके बाद यहाँ मल्टीपल राजा आए और उन्होंने यहाँ पर रूल किया। इजराइल में हमेशा से ही जेरूसलम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हालांकि आज भी यह कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ज्यूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों के लिए एक होली प्लेस रहा है। एक बार आपको मैं इसे मैप पे समझा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये है जेरूसलम का मैप। इसमें ये ऊपर वाला ये है मुस्लिम क्वार्टर, यहाँ मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और लेफ्ट साइड में ये है क्रिश्चियन क्वार्टर, यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, और इसी एरिया में चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्र है, यही ज्यूइश को सूली दी गई थी। नीचे राइट साइड में यहाँ ज्यूइश रहते हैं। नीचे लेफ्ट साइड में ये अर्मीनियन क्वार्टर है, ये अर्मीनियन क्रिश्चियंस का है, ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहता। और ये जो टेंपल माउंट है इसमें ये है मुस्लिम्स की अलग सा मस्जिद, और ये है डोम ऑफ द रॉक, और ये है ज्यूइश का वेस्टर्न वॉल। मुस्लिम्स के बाद मक्का मदीना के बाद ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, और ज्यूइश धर्म में ये जो वेस्टर्न वॉल है इसे सबसे पवित्र स्थल माना गया है, जहाँ ज्यूइश के 2 प्राचीन मंदिर थे। मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग जाने से पहले मक्का से जेरूसलम तक की रात्रि यात्रा की थी। सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर के बाद अल अक्सा इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र प्लेस है। क्रिश्चियंस के लिए अल अक्सा और वेस्टर्न वॉल से 100 मीटर की दूरी पर पवित्र मौजूलम का चर्च है, जहां कहा जाता है कि ज्यूइश को कीलों से ठोककर लटकाया गया था। उनकी वहीं सूली पर डेथ हो गई थी। मतलब तीनों ही धर्मों के लिए ये प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाकर रिलेट करेंगी। देखिए ये है इजराइल का ईयर 1946 का मैप। इसमें ये डार्क ग्रीन एरिया जो था यहाँ पैलेस्टीन रहते थे, और ये जो डार्क रेड एरिया है इसमें ज्यूइश रह रहे थे, जो स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूरोप से आ रहे थे, क्योंकि ज्यूइश को रोमन एम्पायर ने यहाँ पर पहले हरा दिया था, तो ये यहाँ से अलग अलग देशों में फैल गए, मोस्टली ये यूरोप की तरफ गए। लेकिन ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इजराइल वापस क्यों आ रहे थे? इनफैक्ट ज्यूइश पर दुनिया भर में बार बार भेदभाव हो रहा था, स्पेशली
स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। ऐसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम होलोकॉस्ट में 6 मिलियन ज्यूज मारे गए। इजराइल ज्यूज का हिस्टोरिकल प्लेस था और सबसे सेफ भी था। वैसे अभी इस टाइम पर यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ये 1947 तक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 20 साल तक रूल किया। पूरे 20 साल रूल करने के बाद ब्रिटिशर्स अभी से संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पैलेस्टीन और ज्यूज के बीच अटैक हो रहे थे और ये अटैक बढ़ते ही जा रहे थे। तो वो पैलेस्टीन का मैटर यूनाइटेड नेशन को हैंड ओवर कर देते हैं। तो अब यूएनओ 29 ऑफ नवंबर 1947 को एक रेजोल्यूशन 181 इसे पास करता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग पैलेस्टीन को 3 पार्टों में डिवाइड करना था। तो यूएनओ ने जो मैप रिलीज किया था पैलेस्टीन का वो ये था। इस डार्क रेड एरिया के ज्यूज के लिए और बाकी का ये लाइट ग्रीन पार्ट ये पैलेस्टीन के लिए, और ये यहाँ येलो एरिया ये जेरूसलम है, इसे किसी को नहीं दिया गया। इसको अलग इंटरनेशनल रीजन बनाना था जिस पर ना ही अरब यानी पैलेस्टीन रूल करेंगे और ना ही ज्यूज। इस पर खुद यूएनओ रूल करने वाला था। तो ये जो मैप रिलीज किया था यूएनओ ने, इसे पैलेस्टीन लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया और इसे मानने से मना कर दिया। लगभग सभी अरब कंट्रीज ने इसके खिलाफ वोट किया कि ये गलत हो रहा है पैलेस्टीन के साथ, और ज्यूज लीडर्स ने इस 181 प्लान को आराम से मान लिया। अब डेट आती है 14 ऑफ मई 1948 की, और पैलेस्टीन में ज्यूज कम्युनिटी के लीडर्स ने इजराइल राज्य की इंडिपेंडेंसी की अनाउंसमेंट की। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל। और ये बहुत ही सीक्रेटली तरीके से हुई थी, क्योंकि ज्यूज लीडर्स को डर था कि अरब फोर्स इजराइल को इंडिपेंडेंस होने से पहले ही ज्यूज पर अटैक कर सकती हैं। अब जैसे ही इजराइल के इंडिपेंडेंस होने की खबर फैलती है, उसके अगले ही दिन यानी 15 ऑफ मई को इजराइल पर अरब कंट्रीज ने, इजिप्ट ने साउथ से, जॉर्डन और इराक ने ईस्ट से, सीरिया ने नॉर्थ ईस्ट से और लेबनान ने नॉर्थ की तरफ से, इन सभी अरब कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। सभी को लगा कि ये वॉर इजराइल हार जाएगा और अरब कंट्रीज जीत जाएंगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। इजराइल इन सभी अरब कंट्रीज को हरा देता है और वॉर जीत जाता है। तो वॉर होने से पहले यूएनओ ने जो मैप रिलीज किया था वो ये था इजराइल का, इतना एरिया था इजराइल का और इतना एरिया था पैलेस्टीन का। वॉर खत्म होने तक इजराइल ने ये इतना एरिया और जीत लिया पैलेस्टीन का। मतलब ये था यूएनओ का ऑफिशियल मैप पैलेस्टीन का, और अब ये सिर्फ इतना बचा। और अब प्रेजेंट में ये जो एरिया है ये है वेस्ट बैंक और ये है इधर गाजा पट्टी। इन दोनों में पैलेस्टीन रहते हैं और ये बचा हुआ टोटल एरिया इसमें ज्यूज रहते हैं। जैसे ही वॉर खत्म हुई, इजराइल इस समय तक इंडिपेंडेंस तो हो गया था, लेकिन कोई भी कंट्री इसे इंडिपेंडेंस कंट्री होने की मान्यता नहीं दे रही थी। मतलब कोई भी कंट्री ये मान ही नहीं रही थी कि इजराइल एक कंट्री बन चुकी है। इजराइल के आसपास के जो देश थे ये सभी इजराइल के अगेंस्ट थे। तो अब क्या होता है, इजराइल के लीडर डेविड बेन गुरियन अरब देशों से, बाहर के देशों से कॉन्ट्रैक्ट करने स्टार्ट किए। तो इसके बाद टर्की ने सबसे पहले इजराइल को एक इंडिपेंडेंस कंट्री होने का अप्रूवल दिया। इसके बाद ईरान, जिससे अब प्रेजेंट में इजराइल की वॉर चल रही है, इसी ईरान ने मुस्लिम देश होने के बाद भी इजराइल को एक इंडिपेंडेंस कंट्री माना। मतलब इजराइल को ये देश अब एक देश मानने लगे थे। इससे पहले इजराइल को कुछ मानते ही नहीं थे। धीरे धीरे इनके बीच रिलेशन थोड़े अच्छे होने लगे और ईरान इजराइल को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई करने लगा और बदले में वो इजराइल से इंडस्ट्रियल हेल्प लेने लगा। और 11 ऑफ जून 1953 को दोनों देशों के बैंकों के बीच एक लोन एग्रीमेंट हुआ। मतलब अब दोनों देश आपस में किसी को भी पैसे की जरूरत होने पर एक दूसरे से लोन के थ्रू पैसे ले सकते हैं। ट्रेड बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट कंपनी बनाई जिससे कि दोनों देशों का ट्रेड तेजी से बढ़े। फिर 19 ऑफ अगस्त सेम ईयर को मोहम्मद मोसादिक की सरकार का तख्ता पलट करके उनकी सरकार ईरान में गिरा दी और ईरान के नए पीएम शाह मोहम्मद रिजा पहलवी ये पावर में आए। इनके पावर में आने के बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन बहुत तेजी से बदलने लगे। इजिप्ट जो था उसने ईयर 1955 में सोवियत यूनियन से वेपन्स का एग्रीमेंट किया, जिससे इस एरिया में सोवियत इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ये जो प्रेजेंट में रसिया है ये पहले सोवियत यूनियन था और ईरान और इजराइल इन दोनों के ही रिलेशन सोवियत यूनियन से अच्छे नहीं थे। तो अब ईरान और इजराइल को एग्जैक्ट दुश्मन मिल गया था जो दोनों के खिलाफ था। इसके बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन और बढ़ गए। अब ईरान जो था वो अपना ऑयल दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा था और इजराइल को भी दे रहा था। तो ईरान का ऑयल स्वेज कनाल से होकर ही यूएस, यूरोप और अटलांटिक कोस्ट के सभी देशों में जाता था। ये ऐसे जाता था ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए रेड सी और यहाँ से इसे ये स्वेज कनाल ये रूट लेना ही पड़ता था और यहाँ से मेडिटेरियन सी और यहाँ से अलग अलग कंट्रीज में चला जाता था। ईयर 1956 में इजिप्ट के लीडर अब्देल नासिर स्वेज कनाल को नेशनलाइज कर देते हैं। उन्होंने इसके बाद स्वेज कनाल को पूरे 5 महीनों के लिए ब्लॉक कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ यही रूट बचा था जहाजों के लिए। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ा, लेकिन ये जो रूट था ये स्वेज कनाल के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा था। सभी जहाजों की अप्रोक्स 7000 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ गई थी और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था। लगभग 10 से 15 दिन लग जाते थे। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मुंबई से लंदन जाने के लिए जहाजों को 7200 न्यूटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और अगर अफ्रीका से जाए तो 12300 न्यूटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण एक तो फ्यूल ज्यादा लगता था और इधर वेदर बहुत खराब होता था। इन सभी
प्रॉब्लम से यूरोप में सामान बहुत महंगा हो जाता था। स्विच कैनाल ब्लॉक होने से ये अफ्रीका वाला रूट, ये शिप्स के लिए एक मजबूरी वाला रूट था। शिप्स के लिए जो सबसे बेस्ट रूट था वो यही था, स्विच कैनाल वाला। इजराइल और अरब कंट्रीज की वॉर की वजह से ये स्विच कैनाल कभी वो बंद हो जाती थी, तो इजराइल ने इसके लिए एक सोल्यूशन किया। इजराइल ने यहाँ इलाज से अश्केलोन तक 254 किलोमीटर लंबी और 42 इंच चौड़ी ये एक पाइपलाइन ये बनाई। ये ईरान और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाई थी। इसमें क्या होता है, यहाँ इलाद पोर्ट से ऑयल को टर्मिनल में डालते हैं, फिर यहाँ से ऑयल पंप होकर बिरसेबा से होकर अश्केलोन तक पहुंचता है और यहाँ से शिप्स के थ्रू यूरोप कंट्रीज में चला जाता है। मतलब ये आपको सुनने में एक छोटी पाइपलाइन लग रही होगी, लेकिन ये पाइपलाइन 40 लाख बैरल ऑयल पर डे भेज सकती है। कुल मिलाकर इस पाइपलाइन का ईरान को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि ये वाला रूट ईरान के लिए बहुत बड़ा पड़ रहा था और स्विच कैनाल पर भी इजिप्ट का रूल चल रहा था। इजिप्ट सोवियत यूनियन का साथ देता था और वहीं से ही वेपन्स लेता था। ईरान का सोवियत यूनियन दुश्मन था, तो ईरान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था, इजराइल की पाइपलाइन वाला। अब ईरान अपना काम कर रहा था और बिना किसी रुकावट के ईरान का ऑयल यूरोप यूएस कंट्रीज में दबा के बिच रहा था और ईरान इस सबसे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा था और इजराइल भी इस पाइपलाइन से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना रहा था। तो अब ईरान और इजराइल के बीच रिलेशन काफी अच्छे चल रहे थे। एक का ऑयल बिना किसी रुकावट के बिच रहा था और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा था। अब धीरे धीरे ईरान के कई लीडर इजराइल के खिलाफ होने लगते हैं, स्पेशली धार्मिक लीडर जो शाह के खिलाफ थे। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, यूएस ने ईरान में आकर ऑयल निकाला और उसे बेचने लगा। यूएस ऑयल का 50% अपने पास रखता और 50% ईरान को देता। तो मोहम्मद मोसादिक इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि ईरान के खुद के ऑयल का प्रॉफिट कोई और ले जा रहा है। फिर वो पावर में आते हैं और पावर में आने के बाद यूएस को ईरान से बाहर कर देते हैं और ऑयल का सारा प्रॉफिट ईरान के पास रखते हैं। और फिर यूएस और यूके ने मिलकर मोहम्मद मोसादिक को पावर से बाहर कर दिया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी इसको लीडर बना दिया और ईरान के ऑयल का फिर से 50% प्रॉफिट यूएस लेने लगा। तो रूह आयतुल्लाह खुमैनी इस चीज के सबसे बड़े विरोधी थे और ये इजराइल को भी अपना एनिमी मानते थे। 3 जून 1963 को खुमैनी एक स्पीच में कहते हैं कि इजराइल ईरान की इकोनॉमी पर कंट्रोल करना चाहता है, ट्रेड को भी लॉस पहुंचाना चाहता है और देश की जो प्रॉपर्टी है उसे भी अपने हाथ में लेना चाहता है। खुमैनी नहीं चाहता था कि ईरान का ऑयल इजराइल की पाइपलाइन से यूरोप कंट्रीज में जाए, क्योंकि इससे इजराइल बहुत प्रॉफिट बना रहा था। वो चाहता था कि इजिप्ट की जो स्विच कैनाल है इससे ही ईरान का ऑयल ट्रेड हो, क्योंकि इजिप्ट के अब्द अल नासिर की डेथ के बाद मोहम्मद अल सादात ने ईरान से अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। खुमैनी के अकॉर्डिंग ईरान इजराइल और यूएस के लिए एक टाइप का मिलिट्री बेस बन गया था। फिर खुमैनी ने ईरान में शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और ईयर 1978 आते आते ईरान में शाह के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट होने लगे। इन सभी प्रोटेस्टों को खुमैनी ही लीड कर रहा था। इतने भारी प्रोटेस्टों के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। फिर 1 फरवरी 1979 को खुमैनी ईरान वापस लौटे, क्योंकि उस टाइम पर वे फ्रांस में थे जब शाह ने देश छोड़ा। तो अब 11 फरवरी तक ईरान में शाह का रोल पूरी तरह खत्म हो गया और ईरान के नए लीडर खुमैनी पावर में आए। अब ईरान के लीडर खुमैनी ने इजराइल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन अपना लिया। ईरान ने इजराइल से सभी ऑफिशियल रिलेशन तोड़ दिए, इजराइल का पासपोर्ट बैन कर दिया और तेहरान में इजराइल का जो एम्बेसी था उसे बंद कर दिया। उस एम्बेसी को ईरान ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को दे दिया। PLO जो था वो पैलेस्टीन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता था और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन पैलेस्टीन ही था। मतलब अब ईरान पैलेस्टीन इसे सपोर्ट करने लग गया और इजराइल की हमेशा इससे कॉन्फ्लिक्ट वॉर रहती थी। और यूएस जो शाह की लीडरशिप में ईरान से ऑयल का 50% प्रॉफिट बना रहा था, वो उसे खुमैनी के पावर में आने के बाद नहीं मिल रहा था। अब ईरान ऑयल को खुद निकालने लगा और खुद बेचने लगा और यूएस को पूरी तरह ऑयल से आने वाले प्रॉफिट से दूर कर दिया। खुमैनी ने इजराइल और सोवियत यूनियन को छोटा दुश्मन बताया और यूएस को बड़ा दुश्मन माना। ये 1980s में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। एक तो दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर इशू चल रहा था और इराक अल अरब नदी के ईस्ट साइड को वापस लेना चाहता था, क्योंकि 1975 में इराक ने इसे ईरान को एक एग्रीमेंट के थ्रू दे दिया था। एक्चुअली ये देखो, पहले ये है ईरान और इसमें ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं और इराक इसमें 60 to 65% शिया मुस्लिम मेजोरिटी में है और 30 to 35% सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो सद्दाम हुसैन जो सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी से था, उसे डर था कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद खुमैनी अपनी नई इस्लामिक आइडियोलॉजी इराक में ना फैला दे। इराक के शिया मुस्लिम मेजोरिटी के लोगों को एकजुट करके उनकी सुन्नी मुस्लिम सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकता है और इराक में भी शिया गवर्नमेंट या अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। इराक ने ईरान के आम लोगों पर भी अटैक किए और इराक ने हैवी वेपन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब इस वॉर में इजराइल ईरान का दुश्मन होने के बाद भी ईरान की हेल्प करता है। इजराइल सीक्रेटली ईरान को वेपन्स देता है, क्योंकि इजराइल अच्छे से जानता था कि इराक ज्यादा बड़ा खतरा है उसके लिए, क्योंकि एक तो इराक की सेना बहुत मजबूत थी और इराक अरब कंट्रीज में से था जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था। तो इजराइल ने सोचा कि अगर वह ईरान की मदद करेगा तो ईरान और
इराक आपस में लड़कर कमजोर हो जाएंगे और इजराइल के लिए फ्यूचर के लिए खतरा कम हो जाएगा और इजराइल इन दोनों से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इजराइल ने अपने बेनिफिट के लिए ईरान की हेल्प की। ईयर 1988 के बीच में इराक ने ईरान पर स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक किया, जिससे लंबे समय से चल रही यह वॉर एक तरह बराबरी की स्टेज पर आकर खत्म हो गई। लेकिन ईयर 1982 में जब ईरान इराक से वॉर में बिजी था, तब लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी और इस सिविल वॉर का इजराइल फायदा उठाता है और साउथ लेबनान पर अटैक कर देता है और वहां लोकेटेड पीएलओ के बेसिस को खत्म कर देता है। इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने लेबनान में अपने सोल्जर भेजे। इन सोल्जर्स ने शिया मिलिशिया को ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग किया। ईरान की हेल्प से इन मिलिशिया ने मिलकर हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ईरान ने हिजबुल्लाह को आइडियोलॉजी, पैसा, वेपन्स और ट्रेनिंग सब कुछ दिया। ईरान इजराइल से डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा था, ये पैरोक्सी वॉर कर रहा था। स्टार्टिंग में ईरान ने यासर अराफात के पीएलओ से रिलेशन बनाने की कोशिश की ताकि ईरान खुद को पैलेस्टीन का सपोर्टर दिखा सके। ईरान धीरे धीरे क्या करता है, पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। मतलब ईरान अब किसी भी तरह इजराइल के दुश्मन पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पीएलओ के जो मोस्टली लीडर थे वो सुन्नी मुस्लिम थे, इसलिए पैलेस्टीन सुन्नियों को ईरान के शिया कम्युनिटी के लोगों पर विश्वास नहीं था। इसके बाद ईरान को कुछ ऐसे ग्रुप मिले जो इजराइल के साथ किसी भी ट्रुंकैलिटी को नहीं मानते थे। पैलेस्टीन इस्लामिक जिहादा, पीजेआई, हमास, ये ग्रुप्स इजराइल को देश मानने से डिनायल करते हैं और उसके खिलाफ अटैक करते हैं। ईरान ऐसा करके पूरे मुस्लिम दुनिया में, खासकर सुन्नी अरब देशों में अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। ईयर 1989 में रूह अल्लाह खुमैनी की डेथ हो जाती है और ईरान में नए लीडर अली खुमैनी की सरकार बनती है और ये भी इजराइल के खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और पैरोक्सी वॉर कंटिन्यू रखते हैं। ईयर 1990s में वेस्टर्न कंट्रीज को शक होने लगा कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। इससे इजराइल बहुत डर जाता है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन वाला ईरान उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। देखिए, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहती कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए और यूएस भी इससे खुश नहीं था और यूएस तो पहले ही ईरान का दुश्मन बना हुआ था क्योंकि यूएस ईरान के ऑयल का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा रहा था। यूएस ईरान पर सेक्शन लगाना शुरू करता है और ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह नीचे लाके खड़ा कर देता है। ईयर 1992 में इजराइल के व्यूज आयर्स में और 1994 में AMIA यहाँ पर अटैक हुए। इन अटैक्स में इजराइल के आम लोग मारे गए। फिर इजराइल ने इन्वेस्टिगेशन कराई और इन्वेस्टिगेशन से पता चला इन अटैक में हिजबुल्लाह के लोग शामिल थे। हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट कर रहा था। इसी टाइम पर ईरान हिजबुल्लाह, हमास इनको वेपन्स और पैसे दे रहा था। इजराइल जो अभी तक ज्यादा अटैक नहीं कर रहा था, बस अटैकों को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर इजराइल के नए लीडर इत्तेजाक राबिनी ये पावर में आते हैं। ये हिजबुल्लाह के बेसिस पर हैवी अटैक कराते हैं और ईरान से जुड़े नेटवर्क को रोकने की कोशिश करते हैं। कई सालों की बातचीत के बाद ईयर 2015 में यूएस इंक्लूडेड 7 कंट्रीज ने JCPOA नाम का एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ईरान को अपना न्यूक्लियर बनाने का प्रोसेस रोकना पड़ा और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देनी पड़ी। मतलब अब अगर ईरान न्यूक्लियर बनाएगा तो उस पर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसके बदले में ईरान पर लगे हुए सेक्शंस कम किए गए। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ओपन वॉर कहां से स्टार्ट हुई। फिर ईयर 1924 में इजराइल ने सीरिया में ईरान के बेसिस पर अटैक किए और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सीक्रेटली तरीके से डेथ होने लगी। फिर ईरान ने भी इजराइल पर बड़े अटैक कर दिए। डायरेक्ट इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इजराइल ने भी ईरान पर बैक अटैक किए। अब ये वॉर पैरोक्सी वॉर नहीं रही, ये वॉर अब डायरेक्ट वॉर में बदल गई। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच 2025 में कंटिन्यू 12 दिन तक ओपन वॉर हुई। इस वॉर में यूएस भी ईरान के खिलाफ उतर गया और अब यूएस और इजराइल दोनों ईरान पर अटैक करने लगे। अब प्रेजेंट की बात करें तो 28 फरवरी को इजराइल और यूएस ने प्लान बना के ईरान पर अटैक किया और ईरान के पीएम खुमैनी को खत्म कर दिया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।